तुम इस धरती के गद्दार हो, तुमने यहाँ पर जो है लोगों के साथ लूटमार की है। ये सब बोगस मुकदमात हैं, ये झूठे मुकदमात हैं, ये सेल्फ टेलर्ड है और ये अक्कासी करते हैं इस घराने की जो इस वक्त इक़्तिदार में है। ये जजमेंट्स जो है ये जजों ने लिखी, माजरत से ये कहीं खाकी आई हैं लिखी हुई। उन लोगों को वोट दीजिए जिनको आप माजी में जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया, ना कि उनको कि जिन्होंने माजी में आपको भी बेचा, इस बार को भी बेचा और फिर अपना स्टेटस चेंज करके आज वो ऐवाने इक़्तिदार में बैठ के वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका रास्ता रोक लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं फॉरम खोसा साहब। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो 10 साल सज़ा हुई है 9 मई के केसेस में और ये 26वीं तरमीम हुई है, फिर आगे जो हुकूमत तरमीम करने जा रही है, इसमें बार का क्या किरदार होता है और बार इसमें कितनी इन्फ्लुएंस होती है? आइंदा भी जो बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं उन इलेक्शन में क्या अचीव करने की ज़रूरत है? बार का क्या इतना रोल होता है और ये जो लेजिस्लेशन होती है, लोगों के केसेस वहीं पर पड़े हुए हैं, लोगों के छोटे छोटे मुकदमात हैं वहीं के वहीं हैं, बार इलेक्शन आ गए, पार्टियां बनी हुई। क्या प्रोफेशनल जो लायर्स होते हैं वो लायर्स एक जगह होके काम नहीं कर सकते? ये क्यों डिवीजन बनी हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है हमारे लॉ का, वो रेगुलेटरी बॉडीज पंजाब बार काउंसिल है और पाकिस्तान बार काउंसिल है। ये दोनों बार काउंसिल्स जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इस वक्त। इनके अंदर जो नुमाइंदे बैठे हैं वो असल नुमाइंदगी नहीं कर रहे। उनका काम ये था कि इस सिस्टम को डेवलप करते, एक कंपेटिटिव सिस्टम बनाते, एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम बनाते जिसके अंदर से वकला पैदा होते, ना सिर्फ कि वोटर पैदा होते। ठीक है जी। अब जब आप एक नौजवान को उसका हुनर नहीं सिखाने के लिए कोई आपने इदारा बनाया हुआ, उसको उसका हुनर नहीं आ रहा है, तो वो बेचारा वहां पे रोटल हो जाएगा। वो अपना कैरियर परस्यू करने के बजाय उसके ऊपर उसके माँ बाप ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर सरकार की इन्वेस्टमेंट है, वो बेचारा इतने साल लगा के आया है। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, जब तक आप जैसे बार ऑफ इंग्लैंड और वेल्स और बार का वो काउंसिल जो है यूके बनी हुई है जो कि रेगुलेट करती है प्रोफेशन को, वो उनको एक एकेडमी से गुजारते हैं जिसके अंदर उनको पहले दिन अपना हुनर सिखाकर क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ और सारा। और हमारे मुल्क के अंदर 2 सिस्टम चल रहे हैं एजुकेशन के लॉ के, एक 3 साल का है और एक 5 साल का। वो एक अपर क्लास के लिए है और एक लोअर क्लास के लिए है। तो जब तक आप इस निज़ाम को बराबर नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को और वकला को अवेयर ना देखें, हम ही में से जाके जजेस बैठते हैं ना, फिर हम कहते हैं कि जी वो जज बदतमीज है, वो जज करप्ट है या वो जज डिसऑनेस्ट है। तो ये हम ही में से गए हुए वो लोग हैं। तालीम और तरबियत 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। तालीम इदारा देता है, तरबियत घर देता है। जी बिल्कुल। तो लिहाजा इसलिए हमें चाहिए है कि हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करें और एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाएं। और अब क्योंकि हमारी आमद है पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की, तो मैं आपकी विसातत से रिक्वेस्ट करूंगा, एक नौजवान लॉयर को जिनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, आज की बार असेंबली के अंदर जो बैठे हुए हैं बार के नुमाइंदे, वो नौजवान का रास्ता रोकना चाह रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करना चाह रहे हैं और एक स्टेटस को के निजाम को मैं कहूंगा निकलिए उसी तरह और उन लोगों को वोट दीजिए जिनको आप माजी में जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया, ना कि उनको कि जिन्होंने माजी में आपको भी बेचा, इस बार को भी बेचा और फिर अपना स्टेटस चेंज करके आज वो ऐवाने इक़्तिदार में बैठ के वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका रास्ता रोक लिया जाए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये आज आपके हाथ में है, अगले 5 साल ये फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। 9 मई में जो सजाएं हुई हैं उनके ऊपर एविडेंस हुए, कितनी सजाएं हैं अच्छी हैं हुई हैं? दूसरा 10 साल की सजा हुई है, क्या ये एक नपी तुली बात है? नॉन बेलेबल जो है वो ऑफेंस हो जाए। और इसके ऊपर आप देखते हैं कि बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो जो प्रोसिक्यूशन गई, सारी चीजें हैं कोर्ट में भी आई, सोशल मीडिया में भी आई, तो वो कोई अभाम है, अभी बेचैनी है, कोई किस तरह की सजा हुई और उन लोगों ने क्या ऐसा जुर्म किया था जिसकी वजह से एक पाकिस्तान के वो लोग, मैं सबसे बड़ा तो दुखी हूँ जो माँ है लाहौर की यास्मीन राशिद साहिबा, उनका प्रोफेशनल डॉक्टर और सारी चीजें, और तमाम बुजुर्ग और तमाम ऐसे लोग जिनको सजाएं हुई, इन सजाओं की क्या तयन की गई है और इसकी बेसिक वजह क्या बनी कि 10 साल ही दी गई ताकि फिर वो बेल ना हो सके? देखें, ये एक तो पहली बात ये है कि ये सब बोगस मुकदमात हैं, ये झूठे मुकदमात हैं, ये सेल्फ टेलर्ड है और ये अक्कासी करते हैं
इस घराने की जो इस वक्त इक़्तिदार में है, कि इन्होंने हमेशा अपने इक़्तिदार को जो है तूल दिया है इसी किस्म की चीज़ों से, मुखालफिन पे पर्चे करके, मुखालफिन को सजाएं करा के, कभी पुलिस मुकाबले करवा के। और ये जजमेंट्स जो है ये जजों ने लिखी, माजरत से ये कहीं खाकी आई है लिखी हुई, मैं इससे आगे तो और कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। और उनसे देखें, यास्मीन साहिबा से तो नवाज शरीफ खुद रिंज हैं, ये उनकी ज़ाती जो एक एनिमिटी या गुस्सा है, क्योंकि वो उन्होंने उनको हरा दिया। भाई उन्होंने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हें अल्लाह ने हराया है, तुम्हें ये लाहौर के अवाम ने रिजेक्ट किया है, इसलिए कि तुम इस धरती के गद्दार हो। तुमने यहाँ पर जो है लोगों के साथ लूटमार की है, और इस धरती के साथ जो तुमने अहद किया था एज वजीर आजम वो पूरा नहीं किया, और तुम इनको छोड़ के चले गए थे 10 साल का एग्रीमेंट करके, और जाके झूठ बोला सऊदी अरब में कि जी नहीं ये 10 साल नहीं था, और लंदन पहुंच के कहा कि जी नहीं ये 5 साल था और कभी कुछ। तो ये अगर आप इस तरह समझते हैं कि आप अल्लाह से लड़ लेंगे तो भाई आपकी गलतफहमी है। मैं मियाँ साहब को भी कहूंगा कि खुदा से कोई नहीं लड़ सकता। आप भले 10 साल की बजाय आप 20 साल सजा दे दें, जब ये सजाएं झूठी हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे का अब आके इनको एहसास हुआ, कभी तो ज़मीर जागता है ना, कभी तो जागेगा और कहेगा। उसमें वकीलों को सजा दी, 2 वकीलों या 3 वकील हैं जिनको ये कहा जज साहब ने अदालत के अंदर आपके खिलाफ तो शहादत ही कोई नहीं है, तो आपको क्या बहस करनी है। और बाद में सजा कहीं और से लिखी हुई आई थी ना, उस जज की जुर्रत है। और जो समझते हैं उनकी जुर्रत है वो जरा देख लें कि ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ था, कितनी ताकत थी और कितनी जरूरत थी, वो देख लें। याहिया खान, अयूब खान, वो देख लें मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था। ताकत सिर्फ खुदा के पास है। और हमारी जो ये रियासत के अंदर जो हमने एक जमहूरी निज़ाम बनाया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम नहीं है, वो अल्लाह है, और उसी के ही करम से कोई भी रियासत चलती है। लिहाजा हमें इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इस सोच को चेंज करना पड़ेगा। ये ताकत के नशे में जो हाथी फिरते हैं उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि एक दिन वो आएगा, जैसे मौलवी मुश्ताक की लाश पड़ी थी इसी जगह मॉडल टाउन के अंदर, और शहद की मक्खियां अल्लाह के हुक्म से उसके कफन को काला कर दिया था, और कई लोग और से जो उसकी भेंट चढ़ गए थे, कि वो अजाब जो अल्लाह ने उसके हरकत की वजह से उस पे दिया, उसमें और भी बहुत सारे रगड़े गए थे। तो हमें उन जजों को भी सोचना चाहिए कि अल्लाह के पास उनके बचाने के लिए वहां कोई नहीं आएगा, कोई गार्ड, कोई शाहीन फोर्स, कोई और फोर्स नहीं आएगी जो उनकी कब्र के अंदर जाके उनको उस अजाब के फरिश्ते से बचाए जो कि उन्होंने अपने लिए इस कलम के दस्तखत से खुद लिखा है और झूठी और मनगढ़ंत कहानी पर सजाएं दी। आखिरी सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मिडल मैन है आज पाकिस्तान में वो भी सर्वाइव कर रहा है, गरीब तो वैसे भी चलो चला गया। इस हालत में जब बिजली का बिल नहीं है, खुदकुशियां हो रही हैं, खाने को कुछ नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आवाम जो ताकत है पाकिस्तान की, जमहूर जो है वो बाहर निकल के अपना राइट ले सकता है, या उनको बिल्कुल माउफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, वो बाहर कभी भी नहीं निकलते, इस ताकत को दबा दिया गया, कोई और ताकत नहीं। मिडिल मैन से आपकी मुराद वज़ीर आज़म तो नहीं है? मिडिल मैन से मुराद सर वो बंदा जो सफेद पोश हुआ करता था, कम अज कम। वो आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, देखिए आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। मिडिल मैन तो वो इस वक्त बैठे हुए हैं जो मिडिल मैन है। मिडिल क्लास को तो खत्म कर दिया गया है, एक लोअर क्लास है और अपर क्लास है, क्योंकि वो उसका बेनिफिट इनको जाता है। सही है। जब किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलेगी, जब मजदूर को उसकी मजदूरी सही नहीं मिलेगी, आप देखिए गंदम का क्या हाल हुआ, आप देखिए मुंजी का क्या हाल हुआ, आप देखिए शुगर माफिया किस तरीके से, और ये रोज बर्मा ये लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में यही म्यूजिकल चेयर चल रही है, उठा के देख लीजिए पिछले 20 साल से यही माफिया बैठकर ये गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं, फिर ये चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर यही इंपोर्ट करते हैं। उसका फायदा किसको है? उसका फायदा इनको है। ये जब तक रहेंगे, ये निजाम जब तक रहेगा, गरीब पिसता रहेगा, वो ज्यादा गरीब होता जाएगा, वो अपने बच्चों को मारेगा, वो खुदकुशियां करेगा, ये अमीर होते जाएंगे और ये अपनी जायदादें स्विट्जरलैंड के अंदर और लंदन के अंदर और दुबई के अंदर बढ़ाते जाएंगे। ये ऐसा कौन सा कारोबार है जिससे ये एक छोटी सी फैक्ट्री से चले? और इन्होंने जाके बड़े बड़े वो अपार्टमेंट्स ले लिए और बड़े बड़े जो है बिलियंस एंड ट्रिलियंस। आज वो कहते हैं, पहले हमारी ये जो मोहतरम वजीर आला साहिबा हैं इनके मौजूद है कि जी मेरी तो पाकिस्तान में, लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। फिर कहा नहीं जी मेरी तो जायदादें हैं, मेरे तो, हम तो अमीर लोग थे, हमारे तो परदादा भी अमीर थे, तो दादा भी अमीर थे। ये गरीब आदमी के सोचने की बात है, उसको निकलना पड़ेगा।
अपना हक जैसे उसने लेने के लिए वोट दिया इमरान खान को, जैसे इनको थकाया, जैसे शाम 12 बजे के बाद फिर इनके सर पे पड़ी और इन्होंने रिजल्ट चेंज किए, अब इनको ये सपूत भी तोड़ना पड़ेगा, इनको निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए। ये पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, ये पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए निकलेंगे, ये इदारों को मजबूत करने के लिए निकलेंगे, ये आईन की बहाली के लिए निकलेंगे, ये अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए निकलेंगे। और वो वक्त दूर नहीं है जब ये अशरफिया इनका गिरेबान होगा और अवाम की अदालत होगी और अवाम का हाथ होगा और वो इनके हलक से निकालेंगे जो इनके बच्चों की रोटी छीन के इन्होंने अपने महलात बनाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे खुर्रम खोसा साहब। आप एडवोकेट भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और आपने हमारे साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और एक मोटिवेशनल बातें हमें बताई। बेसिकली जो चीज़ें थी कानून के हवाले से और आवाम के हवाले से वो आपके सामने सब रखी। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।